आज से देश भर में टीका उत्सव की शुरुआत। ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाना है लक्ष्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की टीकाकरण की अपील। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का बयान। राजधानी में कोरोना से हालात बेकाबू, स्थिति चिंताजनक। 10 से 15 दिनों में तेजी से हुआ इजाफा। केजरीवाल ने कहा, हम नहीं लगाना चाहते लॉकडाउन। वैक्सीनेशन को लेकर आप नेता राघव चड्ढा का पीएम मोदी को पत्र। कहा, कई राज्यों में वैक्सीन का स्टॉक खत्म। भारतीयों के मुकाबले अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को प्राथमिकता। भारत सरकार के लिए प्राथमिकता क्या? और जम्मू कश्मीर के शोपियां बिजबिहाड़ा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच एनकाउंटर। दोनों मुठभेड़ में 5 आतंकी ढेर। शोपियां में 3, बिजबिहाड़ा में 2 आतंकवादी ढेर। नमस्कार, एएनबी न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश जगवानी। देश में कोविड-19 की स्थिति एक बार फिर से बिगड़ चुकी है। कोरोना के खिलाफ हमारे पास अभी सबसे कारगर हथियार वैक्सीन है। इसी मुहिम को और तेज करने के लिए आज से देश भर में टीका उत्सव शुरू किया गया है। इसका लक्ष्य देश में ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाना है। इस मौके पर भारी संख्या में लोग वैक्सीन लगवाने पहुंच रहे हैं। आपको बता दें, केंद्र की अनुमति के बाद सरकारी और प्राइवेट वर्क प्लेस पर आज से कर्मचारियों के लिए वैक्सीनेशन सेशन ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं। इसमें 45 साल या उससे ज्यादा उम्र के कर्मचारियों को टीका लगाया जा सकेगा, लेकिन बाहर के लोगों को इसमें शामिल नहीं किया जा सकेगा। इसके लिए सरकार ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। टीका उत्सव के दौरान वर्क प्लेस पर वैक्सीनेशन बढ़ने की उम्मीद की जा रही है। वहीं स्क्रीन पर हम आपको दिल्ली, पंचकुला, भुवनेश्वर, वाराणसी से तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां लोगों में कोरोना टीके को लेकर काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। लोगों का साफ तौर का कहना है कि कोरोना से अगर बचना है तो टीका लगवाना बेहद जरूरी है। इसके साथ ही कोविड-19 नियमों की भी पालना करनी चाहिए, ताकि खुद के साथ परिवार को भी सुरक्षित रखा जा सके। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के चौथे चरण के चुनाव में हुई हिंसा में 4 लोगों की मौत के बाद राज्य का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। कूच बिहार में शनिवार को हुई हिंसा के बाद चुनाव आयोग ने नेताओं की एंट्री बैन कर दी। इसे लेकर राज्य की सीएम ममता बनर्जी भड़क गई। ममता ने चुनाव आयोग पर हमला बोलते हुए कहा कि चुनाव आयोग को अपना नाम बदलकर मोदी कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि एमसीसी रख लेना चाहिए। अब ममता 14 अप्रैल को कूच बिहार के दौरे पर जाएंगी। सीएम ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि उन्हें पीड़ित परिवारों से मिलने से रोका गया। ममता बनर्जी ने रविवार को ट्वीट करते हुए चुनाव आयोग और पीएम मोदी पर अपनी भड़ास निकाली। ममता ने आगे लिखा कि बीजेपी अपनी पूरी ताकत झोंक दे, लेकिन मुझे अपने लोगों का दर्द साझा करने से इस दुनिया में कोई नहीं रोक सकता। ममता ने कहा कि मुझे कूच बिहार में 3 दिनों के लिए अपने भाइयों और बहनों से मिलने से रोक सकते हैं, लेकिन मैं चौथे दिन वहां पहुंचूंगी। मैं 14 अप्रैल को पीड़ित परिवारों से मिलूंगी। मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर 4 चरणों में मतदान हो चुके हैं और अब 17 अप्रैल को 5वें चरण में 6 जिलों की 45 सीटों पर वोट पड़ने हैं। इस फेज में उत्तरी 24 परगना की 16 सीट, दार्जिलिंग की सभी 5 सीटों पर, नादिया की 8 सीटों पर, पूर्वी वर्धमान की 8 सीटों पर, जलपाईगुड़ी की सभी 7 सीटों पर और कालिम्पोंग की 1 सीट पर वोटिंग होगी। पश्चिम बंगाल में भाजपा जीत का दावा कर रही है। भाजपा नेताओं का दावा है कि इस बार बंगाल चुनाव में कमल खिलने जा रहा है। पार्टी न सिर्फ जीत का दावा कर रही है, बल्कि उसके नेता चुनाव संपन्न होने से पहले किसी भी तरह की कोई कोताही बरतने के मूड में नहीं। खुद पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और देश के गृह मंत्री अमित शाह इसके लिए जमकर प्रचार कर रहे हैं। आज अमित शाह पश्चिम बंगाल में बेहद ही फास्ट मोड में कैंपेन करते नजर आ रहे हैं। अमित शाह दोपहर 12 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक कुल 6 चुनावी कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे और भाजपा के पक्ष में माहौल को तैयार करेंगे। इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज यानी कि रविवार को चुनावी राज्य पश्चिम बंगाल में 6 सार्वजनिक कार्यक्रम को संबोधित करने पहुंचे हैं। अमित शाह 6 सार्वजनिक कार्यक्रमों में से राज्य में 3 रोड शो को संबोधित करेंगे।
देश में कोरोना संक्रमण का प्रकोप तेजी से फैल रहा है तो वहीं विपक्षी कांग्रेस लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर से बढ़ते संक्रमण, वैक्सीन की कमी, किसानों की मांगों को लेकर केंद्र पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने तंज कसते हुए कहा कि आम खाना ठीक था, आम जन को तो छोड़ देते। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा, न कोरोना पे काबू, न पर्याप्त वैक्सीन, न रोजगार, न किसान मजदूर की सुनवाई, ना एमएसएमई सुरक्षित, ना मध्यम वर्ग संतुष्ट। आम खाना ठीक था, आम जन को तो छोड़ देते। आपको बता दें कि एक दिन पहले राहुल गांधी ने महामारी की दूसरी लहर पर गहरी चिंता व्यक्त की थी और केंद्र सरकार द्वारा बुनियादी आय समर्थन के लिए अपनी मांग दोहराई थी। उन्होंने यह टिप्पणी कांग्रेस शासित राज्यों और गठबंधन राज्यों के पार्टी के मंत्रियों की एक बैठक के दौरान की थी, जिसमें टीके की उपलब्धता, दवाओं और वेंटिलेटर की उपलब्धता सहित कोविड-19 से लड़ने के प्रयासों की समीक्षा की गई, जिसकी अध्यक्षता पार्टी अंतरिम सोनिया गांधी ने की। कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने धार्मिक स्थानों पर एक समय में 5 से ज्यादा लोगों की मौजूदगी पर रोक लगा दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि किसी भी धार्मिक स्थल पर एक बार में 5 से ज्यादा लोग प्रवेश ना करें। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच ये निर्देश दिए गए। प्रदेश में 14 अप्रैल से नवरात्र जबकि 13 अप्रैल से रमजान का महीना शुरू होने की उम्मीद है। इन पर्वों को देखते हुए मुख्यमंत्री के इस फैसले को बेहद ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आपको बता दें, नवरात्र में मंदिरों और रमजान में मस्जिदों में भीड़ होती है। रमजान के शुरुआती दिनों में लोग रोजा खोलने के बाद मस्जिदों में तरावीह पढ़ने जमा होते हैं। तरावीह में एक मौलाना कुरान पाठ करते हैं और बाकी रोजेदार उसे सुनते हैं। अक्सर तरावीह के लिए मस्जिदों में इतने ज्यादा लोग पहुंच जाते हैं कि जगह न होने की वजह से सड़कों पर तरावीह होती है। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार तेज हो चुकी है। राजधानी में 10,732 नए केस सामने आए हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि स्थिति बेहद चिंताजनक है। राजधानी में कोरोना की यह चौथी वेव है। 10 से 15 दिनों में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ा है। इसके लिए जो जरूरी है हम वो कर रहे हैं। इसके पहले 3 वेव्स दिल्ली के अंदर आ चुकी है और हम सब दिल्ली वासियों ने मिलके उसका बड़े अच्छे से मुकाबला किया और वो ठीक हो गया। अब ये चौथी वेव आई है जो बेहद खतरनाक है, बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। इतना तेज़ी से बढ़ रहा है कि बहुत सारे लोगों की समझ के बाहर है। जैसे कुछ दिन पहले तक, मिड मार्च तक लगभग 200 से भी कम केस प्रतिदिन आने चालू हो गए थे, इतना कम हो गया था। और कल के 24 घंटे की जो रिपोर्ट अभी थोड़ी देर में आज शाम तक पब्लिश होगी, दिल्ली में 10,732 केस पिछले 24 घंटे में आए हैं। 10,732 केस पिछले 24 घंटे में। उसके पिछले 24 घंटे में 7,900 केस आए थे। उसके पिछले 24 घंटे में 8,521 केस आए थे। मतलब आप देखिए कि पिछले 3 दिन के अंदर ही कितनी तेजी से बढ़े हैं। पहले 2 दिन लगभग 8 साढ़े 8 हज़ार केस थे और कल 24 घंटे में 10,732 केसेस आए। पर स्थिति बेहद चिंताजनक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपकी सरकार पूरी तरह से स्थिति पे नज़र रखे हुए, मैं स्वयं इसके ऊपर नज़र रखे हुए हूँ और जो भी करने की ज़रूरत है हम वो सब कर रहे हैं, सबका सहयोग ले रहे हैं। इस वक्त हम मोटे मोटे तौर पे 3 स्तर पे काम कर रहे हैं। एक है कि किस तरह से कोरोना को फैलने से रोका जाए। इसमें खास तौर से सरकार अकेले बहुत कुछ नहीं कर पाएगी। दिल्ली वासियों को, आपको सबको इसमें सहयोग देना पड़ेगा। आपने पहले भी बहुत सहयोग दिया, हर बार सहयोग दिया। हर बार जब भी वेव आई, दिल्ली के लोगों ने बढ़ चढ़ के सहयोग दिया। किसी और के लिए नहीं, हमें अपने लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने परिवार के लिए बढ़ चढ़ के कोरोना के सभी प्रोटोकॉल्स फॉलो करने। अपनी सुरक्षा अपने हाथ है। जो 3 चीज़ें बार बार बोलते हैं, मास्क पहन के रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग कीजिए और बार बार हाथ धोते रहिए।
इसमें एक चीज़ और ऐड कर लो कि घर से तभी बाहर निकलेंगे जब बहुत ज़रूरी होगा। कुछ दिन की बात है, मुझे पूरी उम्मीद है जैसे पिछली 3 वेव चली गई वैसे ये चौथी वेव भी चली जाएगी। तो अभी फ़िलहाल ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि घर पे ही रहें, घर से बाहर तभी निकलें जब बहुत ज़रूरी हो। हम लॉकडाउन नहीं लगाना चाहते, लेकिन कल सरकार को मजबूरीवश कुछ रिस्ट्रिक्शंस के ऑर्डर किए गए हैं। जैसे बसों में अब 50% लोग बैठ सकेंगे, मेट्रो में 50% की ऑक्यूपेंसी हो सकती है, बार्स रेस्टोरेंट्स के अंदर 50% की हो गए। इस तरह से कुछ कई सारे रिस्ट्रिक्शंस कल लगाए गए हैं, आप ही के लिए लगाए। एक तरफ जहां मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कोरोना महामारी पर रोकथाम के प्रयास किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ एक दिन पौधा लगाने की परंपरा तेजी से जारी है। एमपी में हर दिन एक पेड़ लगाने के अपने संकल्प के तहत आज मुख्यमंत्री शिवराज ने भोपाल में कदम का पौधा लगाया। वृक्षारोपण अभियान के तहत पौधारोपण करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में बेकाबू हो रहे कोरोना वायरस को लेकर और प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। कोरोना के बिस्तर प्रारंभ करेंगे और बाकी अस्पतालों से भी अलग अलग जगह चर्चा चल रही, इंदौर में भी चल रही और बेड लगातार बढ़ रहे हैं। ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। ऑक्सीजन की जितनी आवश्यकता है उससे ज्यादा अभी आपूर्ति है। रेमडेसिविर इंजेक्शन भी 4000 आ चुके थे, 5000 आज आ रहे हैं। लगातार इनकी आपूर्ति होगी और कंपनी से संबंधित प्राइवेट अस्पताल भी टाई अप करवाए जा रहे हैं। मास्क, 2 गज की दूरी, स्वच्छता और आज टीकाकरण। आज टीका उत्सव प्रारंभ हुआ है। पूरे प्रदेश में पूरी ताकत से हम टीकोत्सव का कार्यक्रम मना रहे हैं, मतलब टीकाकरण कर रहे हैं। हमारी कोशिश होगी कि जल्दी वैक्सीन लगा के। वहीं हिमाचल प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि अब की बार कोरोना वायरस का स्प्रेड बहुत ही तेज है। हिमाचल प्रदेश में एक्टिव 4,500 से ज्यादा हो गए हैं और मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, फिर भी हम जरूरी कदम उठा रहे हैं। तो साथ ही कहा कि प्रदेश के कोरोना मरीजों के स्वास्थ्य के मामले में हम फोकस होकर काम कर रहे हैं, उनकी जान को बचाने की कोशिश की जा रही है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि वैक्सीन का मतलब ये नहीं है कि कोरोना नहीं होगा, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। वैक्सीन एक माध्यम है जो वायरस से बचने में मदद करता है। हिमाचल प्रदेश एक टूरिस्ट स्टेट है। टूरिज्म हमारा एक बहुत इम्पोर्टेंट सेक्टर है, मैं कह सकता हूँ कि मेजर सेक्टर है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए भी, और उसके साथ साथ में एक हिमाचल प्रदेश में एक आय के लिए भी। लगभग हिमाचल प्रदेश में टूरिज्म इंडस्ट्री की जो हमारी जो इकोनॉमी को जो हमारा सपोर्ट, जो हमको सपोर्ट मिलता है, वो लगभग 12,000 करोड़ के लगभग है। एक बहुत बड़ा जो है इस इंडस्ट्री का हिमाचल प्रदेश में स्टेट की इकोनॉमी को एक कंट्रीब्यूशन रहता है। और जो हमारी जो टोटल जो हमारी जो जीडीपी का उसका ये 7%। ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि जहां हिमाचल प्रदेश में जो नॉर्मल कोर्स में टूरिज्म के सीजन में, चाहे वो विंटर सीजन है चाहे वो समर सीजन है, साल भर में लगभग 2 करोड़ के लगभग टूरिस्ट हिमाचल प्रदेश में आता रहा है नॉर्मल सिचुएशन में। तो पिछले साल कोविड के कारण बहुत बुरी तरह से प्रभावित, क्योंकि लॉकडाउन का एक फेज बहुत लंबा चला, लॉकडाउन के बाद अनलॉक फेज चला, तो उसमें भी होटल इंडस्ट्री को हम नहीं काफी देर तक खोल पाए। तो ऐसी स्थिति में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। सिचुएशन अब की बार भी हमारे सामने ऐसी आ रही, जब ये टूरिस्ट सीजन इस वक्त आ रहा है, हमारे करीब आ रहा है, अच्छा सीजन इस बार हमको लग रहा था, बड़ी उम्मीद थी, और होटल इंडस्ट्री भी इस बात को लेकर के बहुत इंतजार में थे कि टूरिस्ट सीजन में इस बार जो कमी पिछली बार रही उसमें कुछ हमको सहयोग मिलेगा। तो अभी फिर से
कोविड की एकदम इंक्रीज के कारण। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। हक की बात दोपहर 12 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने बंगाल चुनाव को लेकर कहा कि बंगाल की जनता को सलाम करना चाहिए। इतनी हिंसा के बाद भी उन्होंने वोटिंग की। इसके साथ ही उन्होंने राहुल गांधी पर हमला करते हुए कहा कि राहुल गांधी के कर्मों ने उनका करियर खराब कर दिया। पॉलिटिशियन की एंट्री का मतलब यह है कि केवल तृणमूल कांग्रेस के लोगों की बात नहीं है, सभी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए है। और फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो सके, ये चुनाव आयोग की रिस्पांसिबिलिटी होती है और उस रिस्पांसिबिलिटी के तहत चुनाव आयोग ने किया है। एक चीज़। दूसरी चीज़, मैं तो पश्चिम बंगाल के मतदाताओं को नतमस्तक होकर के सलाम करता हूँ। इतनी हिंसा, इतना उपद्रव, इतनी उद्दंडता, लोगों को स्वतंत्र और भयमुक्त माहौल में मतदान से रोकने की कोशिश के बावजूद भी जम करके इस लोकतंत्र के पर्व में हिस्सेदारी भागीदारी करके न केवल पूरे देश के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए जो लोकतंत्र के देश हैं उनके लिए एक उदाहरण और एक नज़ीर पेश कर रहे हैं। टीका उत्सव पर भी टीका टिप्पणी अजीब कमाल की खोपड़ी है। जो लोग जो है वो टीका उत्सव पर भी टीका टिप्पणी करें तो वो तो कमाल की खोपड़ी रखते हैं, इससे ज़्यादा तो कुछ कह नहीं सकते। उनको इस तरह की चीज़ों पे मुझे लगता है कि जो वैक्सीनेशन के कार्यक्रम है उन्हें गर्व होना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टी की बात, पॉलिटिकल इशू नहीं है। आज दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन कार्यक्रम भारत में चल रहा है। 130-35 करोड़ के देश में इतने कम समय में इतनी बड़ा वैक्सीनेशन कार्यक्रम हुआ, ये तो एक गर्व का विषय होना चाहिए, ये संतोष का विषय होना चाहिए, ये कुंठा का विषय नहीं होना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात है कि कुछ लोग जो है वो उनका जो है वो चरित्र ही कुंठित चरित्र है। जवाब दिला सकते हैं, राहुल गांधी जी को जवाब तो दे नहीं सकते हम। बेरोजगार हो गए हैं, ये बात सही है, तो इसके जवाब की जिम्मेदारी बीजेपी की नहीं है। वो तो जनता ने बेरोजगार किया है उनको, और उनके कर्मों ने बेरोजगार किया है, कुकर्मों ने बेरोजगार किया है, और उनका यही कुकर्म का। वहीं आरजेडी प्रवक्ता मनोज झा ने लोकतंत्र को लेकर कहा कि इस समय लोकतंत्र खतरे में है। इसके साथ ही उन्होंने किसानों को लेकर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि किसानों से एक तरफा बातचीत हो रही है। ये मौत चिंताजनक है। कौन लोग थे वो, क्यों उनकी मौत हुई,
ये सवाल जमहूरियत पे, लोकतंत्र के ऊपर मंडरा रहा है। किसने किसको क्या कहा उसमें नहीं जाना है। यह तय करना है कि लोकतंत्र के पर्व के दिन इस तरह अतिशय बल का प्रयोग। पहले कहा, क्या दूसरा विकल्प नहीं तलाशा जाना चाहिए था? हमारे पास बहुत विकल्प होते हैं। हम तो सरहद पे गोली चलाते हैं जब कोई ट्रेसपास करता है, घुसपैठ करने की कोशिश करता है। ये वोटिंग के दिन, मतलब ये मैं समझ रहा हूं कि हर किसी को सोचना चाहिए कहां ले जा रहा है लोकतंत्र। बातचीत से समझते क्या है आप साहब? बातचीत का मतलब होता है वार्तालाप। आप एकालाप को वार्तालाप बताने की कोशिश करते हैं। ये आपका अहंकार है, ये आपकी हठधर्मिता है, और ये अहंकार आपको ले डूबेगा। क्योंकि आप कहते हैं कि वार्ता करने को, कौन वार्ता मतलब होता है आप सुने भी, अब तो सुनाने वाले। वहीं आप नेता सौरभ भारद्वाज ने गृह मंत्री अमित शाह पर हमला करते हुए कहा कि वो आप पार्टी के द्वारा लाए गए पॉलिसी की नकल कर रहे हैं। दिल्ली में मुफ्त बिजली का वादा आप पार्टी ने किया था, वही वादा बीजेपी बंगाल में कर रही है। कि भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी ने चुनावी रैली के अंदर पश्चिम बंगाल में कहा है कि भारतीय जनता पार्टी अगर सत्ता में आई तो पश्चिम बंगाल में 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली देंगे। मुझे लगता है सीधा सीधा दिल्ली की और दिल्ली की आम आदमी पार्टी की नकल है। और मैं याद दिलाना चाहता हूं कि जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने किया था तो भाजपा ने और भाजपा की केंद्र सरकार ने इसका पुरजोर विरोध किया था। तो मेरा ये मानना है कि अब ये बात भाजपा को माननी चाहिए कि ना सिर्फ बंगाल में बल्कि असम में, केरल में, यहाँ तक कि जो तमिलनाडु के अंदर इनका जो चुनावी मैनिफेस्टो आया है उसके अंदर दिल्ली के मॉडल से कई सारी चीज़ों की नकल की गई है। जैसे कि डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ राशन भी यहाँ पे केंद्र सरकार ने हमें रोका है, मगर वहाँ पे अपने चुनावी मैनिफेस्टो के अंदर घोषणा पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने ये वादा किया था। कोरोना के दौरान अमित शाह जी ने उसका पूरा विरोध किया, उन्होंने वो इम्प्लीमेंट नहीं करने दिया। जब यहाँ पे बहुत विरोध हुआ उसके बाद वो इम्प्लीमेंट हो पाया। आज प्रधानमंत्री जी सब राज्यों को कह रहे हैं कि होम आइसोलेशन शुरू करना चाहिए। तो कहने का मतलब ये जो अच्छी पॉलिसी है अगर किसी दूसरे राज्य में किसी दूसरी सत्ताधारी दल ला रही है तो उसको सपोर्ट करना चाहिए। सिर्फ इसलिए विरोध नहीं करना चाहिए क्योंकि कोई दूसरा ला रहा है और बाद में फिर उसी की अगर आप नकल करते हुए दिखते हैं तो ऐसा लगता है। उधर कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने कोविड-19 वैक्सीन को लेकर कहा कि सरकार लापरवाह है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को किसी राज्य के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए बल्कि सभी राज्यों को एक समान देखना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने किसानों को लेकर प्रतिक्रिया दी। सही है कि जो केंद्र सरकार बार बार ये दावा कर रही है कि हमारे पास वैक्सीन की कोई कमी नहीं है, और दूसरी तरफ हर राज्य से ये खबर आ रही है कि वैक्सीन 2 दिन और 3 दिन में ख़त्म होने वाला है। तो ये मिसमैनेजमेंट है केंद्र सरकार का और स्वास्थ्य मंत्रालय का, इसको दुरुस्त करना चाहिए। और अभी किसी तरह का भेदभाव कि ये कांग्रेस शासित है या गैर कांग्रेस शासित है, इस तरह का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। सर, केंद्र सरकार को कह रहे हैं कि कोविड का जो एज है वैक्सीन लगाने की, उस एज को कैप को हटाना चाहिए और सप्लाई भी बढ़ानी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे प्रदेश है जहां 1-2 दिन के ही वैक्सीन बचे हुए लगाने के। अगर हम कोविड पर पूरी तरह से नियंत्रण चाहते हैं तो ये जो उम्र की कैद है इसको ख़त्म करना चाहिए, और ये मांग बिल्कुल जायज़ है। कई राज्यों ने ये मांग की है, बिल्कुल सही मांग है कि किसी तरह की भी बंदिश बना के रखना आज के मौके पर, आज के अवसर पर वो सही को उनका कहना गलत है। और प्रोटेस्ट जिस मकसद के लिए उन्होंने किया है, सरकार जब उस बातचीत करने को तैयार नहीं है तो अगर जो कुछ होता है तो उसके लिए। वहीं शिवसेना नेता संजय राउत ने लॉकडाउन को लेकर कहा कि केंद्र सरकार को पूरे देश में लॉकडाउन करना चाहिए। वो बंगाल चुनाव की वजह से लॉकडाउन नहीं कर रहे हैं। लगातार कोरोना के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं और इसके साथ ही उन्होंने केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर पर भी पलटवार किया। देखो, देश में लॉकडाउन की जरूरत है या नहीं, इस बारे में जो निर्णय है वो देश के प्रधानमंत्री ले सकते हैं। लेकिन जैसे कल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने राज्य के सभी राजनीतिक दलों को, नेताओं को एक साथ बिठाकर उनसे
विचार विनिमय किया है, उनके बाद अब मुख्यमंत्री निर्णय लेंगे। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि एक लॉकडाउन की ज़रूरत है। अगर केंद्र सरकार को लगता है कि देश में जिस तरह से कोरोना का संक्रमण तेज़ी से बढ़ रहा है और लॉकडाउन की ज़रूरत है, तो प्रधानमंत्री अपने मन की बात देश को बताएंगे। लेकिन मुझे लगता है पश्चिम बंगाल के चुनाव की पूरा उनका जो शेड्यूल है वो पूरा होने के बाद इस बारे में केंद्र सरकार निर्णय ले सकती है। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा टीका और सभी राज्यों को जितनी भी टीके चाहिए उनकी सप्लाई होनी चाहिए। प्रकाश जावड़ेकर जी दिल्ली में बैठकर जो हमें नानामृत दे रहे हैं ज्ञान, उसकी ज़रूरत महाराष्ट्र को नहीं है। आप आइए महाराष्ट्र में, आप मुंबई में बैठिए या पुणे में बैठिए और यहाँ की हालत देखिए। आपका रिश्ता भी महाराष्ट्र से है। देवेंद्र जी ने विरोध किया होगा लॉकडाउन को, ये उनकी पार्टी की राज्य की भूमिका है। देश की भूमिका अलग हो सकती है मोदी साहब से। जब मोदी लॉकडाउन यहाँ पूरे देश में अगर जारी करेंगे तो देवेंद्र जी की भूमिका क्या होगी? आप मुझे बताइए कि महाराष्ट्र छोड़कर पूरे देश में लॉकडाउन करो। देखो, इस प्रकार से राजनीति करना ऐसे विषय में संकट के घड़ी में किसी को भी शोभा नहीं देता, ना हम। और इसी के साथ ही इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़।